बहुत दिक्कत थी टेस्ट में। आई सॉ मेनी 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 बेसिक एरर्स। इस टेस्ट की खास बात क्या थी कि इस टेस्ट में यूपीएससी जैसे 2-4 क्वेश्चन दिए थे जो सिर्फ ऑप्शन के बेसिस पे किए जा सकते थे। जी सर। वो टेक्निक आपको सिखानी थी। मार्क्स आ गए हमारे नेगेटिव में। जी क्या सर। क्या गलत हुआ है देखते हैं। पहले तो आप मुझे बताइए कि ये टेस्ट का एक्सपीरियंस क्या था आपका, क्या समस्या है आपको, व्हाट डिड यू फील वाज प्रॉब्लम इन द टेस्ट। क्या रहा मतलब कि वी स्कोर्ड सर, पुअरली। हाँ। हाँ एक्चुअली है कुछ ऑप्शंस थे, जैसे कि स्टेटमेंट थे, कुछ पता था कुछ नहीं पता था, कहीं कहीं पर से एलिमिनेशन से लगा रहे कुछ सर सो गए। आपने एलिमिनेशन मेथड भी नहीं लगाया प्रॉपरली। हम्म, कई क्वेश्चन में आपको अगर स्टेटमेंट 1 के बारे में नहीं कुछ पता था तो आपने छोड़ दिया आगे के स्टेटमेंट भी। जी सर। जैसे वो होम मिनिस्टर्स एडवाइजरी काउंसिल वाले स्टेटमेंट को आपने छोड़ दिया, आगे परस्यू नहीं करा। जी सर। जबकि वैसे क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि आपने नहीं पढ़ा तो नहीं आएंगे हमको। मैं अभी दिखाता हूँ आपको कि कैसे ये क्वेश्चंस जो है दे कुड हैव बीन सॉल्व्ड इवन विदाउट नॉट नोइंग, या ये सब्जेक्ट को कभी हमने पहले नहीं भी पढ़ा होता, सिर्फ ऑप्शन से कैसे सही कर सकते थे। जी सर। हम्म। Hello guys, before we start with the discussion, we just want to inform you that we have launched a very special and unique type of program which is called Excel Mains through the previous year's questions. In this program, we are going to cover the entire syllabus of GS paper 1, 2, 3 and 4. The philosophy behind this program is we are going to cover the syllabus not randomly but just by using or referring the previous year's questions themes, and the themes are extracted from the last 40 years of previous year's questions. There will be a live discussion, there will be a answer writing with the mentors, and the second program is the intense answer writing program which is called Samachar Wani Plus, in which there will be a weekly classes on 10 topics which are extremely important from the UPSC mains and prelims point of view. There will be a answer writing, there will be a questions given after each and every class based on those 10 topics. So even if you are a beginner, this is a good opportunity for you to begin with the answer writing. For any further queries, or if you wish to talk with a mentor, if you have any doubts, please drop us a message on the number given below. Thank you. अब इसमें मुझे देखिए आपको सिखाना, पहली बात तो ये है हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम ऑप्शंस अलोन। ऐसे हमको कम से कम वी विल बी गेटिंग इन यूपीएससी एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस जो सिर्फ ऑप्शन से सॉल्व हो जाएंगे इवन इफ यू डोंट नो। और ये टेस्ट इसीलिए डिजाइन था कि आप इस टेस्ट में वो डेमोन्स्ट्रेशन देख सके। आपके टेस्ट का फीडबैक ये है, अगेन टेस्ट का नो मेथड, किसी भी पार्ट से स्टार्ट कर देना, किसी स्टेटमेंट को पूरा पढ़ना नहीं पढ़ना डज नॉट मैटर। तो आप जो है एक्चुअली में टेस्ट पे बहुत ज़्यादा हमको वर्क करना है, आपके एसएटीज को और फ्रीक्वेंट करना है। स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट जाइए, क्वेश्चंस को छोड़िए मत। आपने जैसे एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस को मिडवे गिव अप कर दिया। गिव अप कैसे किया आपने कि एक स्टेटमेंट पढ़ा वो नहीं आता था, अगला स्टेटमेंट पढ़ा वो नहीं आता था, फिर क्वेश्चन छोड़ दिया आपने, है ना। जी सर। ये मुझे नहीं आता, स्पेशली क्वेश्चन 2 में, फिर बाद में भी मैंने देखे क्वेश्चन नंबर 8, 10 ये सब में। तो इशू क्या है कि इवन इफ हमको नहीं आता हो तो भी हमको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन देखना है, ऑप्शन देखना है, हमको किसी भी हाल में सॉल्व करना है। जी ओनली सर। इफ द क्वेश्चन इज वेरी एलियन और ऑप्शन से भी कुछ नहीं हो पा रहा है, सिर्फ उसी केस में हमको क्वेश्चन को छोड़ना है। क्योंकि पेपर में जो है 45 क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे जो आपको आते हैं। जी सर। ये 45 क्वेश्चन से 60 क्वेश्चन करेक्ट करना, ये जो 15 क्वेश्चन है ये हम कहाँ से लेके आएंगे, फ्रॉम दीज मेथड्स। यूपीएससी आपको ऐसे 5 से 10 सवाल देती है, 5 to 10 क्वेश्चंस, जो आप सिर्फ ऑप्शन से अलोन यू कैन सॉल्व बाय कॉमन सेंस। और 5 क्वेश्चन में हम गट एलिमिनेशन,
टेक्निक्स ये सब अप्लाई करेंगे ताकि हम 60 करेक्ट करें। इसके बाद हम जितने भी इनकरेक्ट करें, 60 मीन्स 120 इनकरेक्ट, अगर आपने इसके बाद 30 क्वेश्चन भी इनकरेक्ट किए हैं, जी सर। 30 इंटू 2/3, 20 मार्क्स भी आपके अगर कट जाते हैं नेगेटिव में, तो भी यू आर गेटिंग 100। एंड कट ऑफ जो है आजकल 90 to 95 के बीच में रह रहा है। इट हैज इवन गॉन डाउन टू 87 88, है ना। यस सर। बट 100 इन एनी गिवन डे, इन एनी गिवन अटेम्प्ट इज अ सेफ बेट। यस सर। तो ये देखते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द लेजिस्लेचर्स ऑफ पुदुचेरी एंड एनसीटी। सो आर्टिकल कौन सा है, इसी के पीएम बख्शी पढ़ना इसीलिए जरूरी है। अगर ये आपने पीएम बख्शी पढ़ा होता ये चैप्टर करते हुए, तो आपको एब्सोल्यूट क्लैरिटी होती। 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने एक आर्टिकल ऐड किया 239 AA, दिस डील्स विथ नेशनल कैपिटल टेरिटरी। टेरिटरी। बाकी के लिए इसी में एक आगे क्लॉज लिखा हुआ है विच डील्स विथ अदर यूनियन टेरिटरीज विथ अदर लेजिस्लेचर। देख लीजिए एक बार। एंड वाई पीएम बख्शी इज इंपॉर्टेंट। 239 देखिए, 239 है स्पेशल प्रोविजंस विथ रिस्पेक्ट टू दिल्ली। From the commencement of 69th constitutional amendment, union territory shall be called as national capital territory, and the administration therefore appointed under article 29 will be lieutenant governor. There shall be a legislative assembly for national capital territory. यानी दिल्ली का लेजिस्लेटिव असेंबली किसने क्रिएट किया है? कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, है ना। उसकी सीट्स के बारे में ये सारा डिस्कशन है। इसके बाद देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी है, चीफ मिनिस्टर भी है। एवरीथिंग रिलेटेड टू दिल्ली इज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इवन फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। बट उसके बाद देखिए 239B, ये तो ऑर्डिनेंस की पावर हो गई इनकी, रिगार्डिंग अदर यूनियन टेरिटरीज। कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बारे में ऐसा डायरेक्टली लिखा हुआ है? नहीं सर। नहीं। 239 देख लेते हैं। 239 में ये मेंशन है, हम थोड़ा सा आगे आगे। 239A, क्रिएशन ऑफ लोकल लेजिस्लेचर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड यूनियन टेरिटरीज। सो पार्लियामेंट में बाय लॉ क्रिएट, क्या लिखा है, यूनियन टेरिटरी ऑफ पांडिचेरी। पौंडीचेरी। सो जी सर। कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा हुआ है ना। जी सर। यानी कि दिल्ली और पुदुचेरी के लिए अब आप अपने टेस्ट में देखिए क्या होगा। गलत हो। हाँ, अब बताइए ऑप्शन करेक्ट देख के उसमें। तो अब आपके टेस्ट में फर्स्ट ऑप्शन जो था, सेटिंग अप ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ बोथ पुदुचेरी एंड नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली आर प्रोवाइडेड बाय पार्लियामेंट्री लॉ, इज दिस स्टेटमेंट राइट और रॉन्ग? ये सही है स्टेटमेंट या गलत है? गलत है ना। जी सर। पुदुचेरी का तो पार्लियामेंट बनाएगी, लेकिन नेशनल कैपिटल टेरिटरी का किसने बनाया है? कॉन्स्टिट्यूशन itself अंडर आर्टिकल 239AA और पुदुचेरी का 239A। दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट दैट अगर यूनियन टेरिटरी चैप्टर पढ़ा तो उससे रिलेटेड पीएम बख्शी में आर्टिकल पढ़ लीजिए। लक्ष्मीकांत ने क्लैरिफाई नहीं किया है ये, है ना। जी सर। सो अब पूछा है करेक्ट आंसर 1 इनकरेक्ट है, तो 1 को पहले तो हटा दिया। जी। While NCT is limited in the extent of legislative powers, Puducherry can frame laws on all subjects. NCT जो है 3 चीजों पे, लैंड, पुलिस एंड लॉ एंड ऑर्डर, इस पे कानून नहीं बना सकती है। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन पुदुचेरी पे नहीं लगा हुआ। आप देखते होंगे ना, दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं कि पुलिस नहीं है हमारे पास, पुलिस नहीं है हमारे पास। जी हाँ सर। तो पुलिस एक स्टेट सब्जेक्ट तो है, लेकिन एनसीटी की असेंबली को नहीं दिया गया है। हाउएवर पुदुचेरी पे ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया। सो आंसर विल बी बी। अब ये थोड़ा क्वेश्चन ऐसा था, लेकिन आपसे एक्सपेक्टेड है कि अब यूनियन टेरिटरी का चैप्टर लक्ष्मीकांत में एक पेज में खत्म हो जा रहा है,
तो उसके अलावा आप क्या करेंगे? आप पीएम बख्शी को पढ़िए कि क्या लिखा हुआ है। लक्ष्मीकांत ने तो कुछ एक्सप्लेन ही नहीं किया यूनियन टेरिटरी चैप्टर में, है ना। जी सर। सो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी, क्रिएशन ऑफ लोकल लेजिस्लेचर्स, इसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि ये इस टॉपिक पे इनका लेजिस्लेचर जो है वो नहीं बना पाएगा, है ना। क्योंकि लिखा है सच पावर्स एंड फंक्शंस एज मे बी स्पेसिफाइड बाय लॉ, इनको वो पावर्स और फंक्शंस दे दी जाएंगी जो लॉ में है। और दिल्ली के लिए क्या लिखा हुआ है वो भी देख लीजिए। The Legislative Assembly of Delhi will have powers to make laws for Delhi on all matters in state list and concurrent list except entry 1, 2 and 18 of state list and 64, 65, 66 of concurrent list। यानी कि इन तीनों एंट्री पे एनसीटी की असेंबली कानून नहीं बना सकती। दैट इज लैंड, पुलिस एंड लॉ एंड ऑर्डर। तो अब ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन जो है आप कहेंगे कि सर ये तो बहुत डिफिकल्ट था, तो ये एक्सपेक्टेड था कि जब उस चैप्टर में लक्ष्मीकांत में कुछ नहीं लिखा तो कम से कम आप पीएम बख्शी से पढ़िए। जी सर। ठीक है। सो Hello guys, before we start with the discussion, we just want to inform you that we have launched a very special and unique type of program which is called Excel Mains through the previous year's questions. In this program, we are going to cover the entire syllabus of GS paper 1, 2, 3 and 4. The philosophy behind this program is we are going to cover the syllabus not randomly but just by using or referring the previous year's questions themes, and the themes are extracted from the last 40 years of previous year's questions. There will be a live discussion, there will be a answer writing with the mentors, and the second program is the intense answer writing program which is called Samachar Wani Plus, in which there will be a weekly classes on 10 topics which are extremely important from the UPSC mains and prelims point of view. There will be an answer writing, there will be a questions given after each and every class based on those 10 topics. So even if you are a beginner, this is a good opportunity for you to begin with the answer writing. For any further queries or if you wish to talk with a mentor, if you have any doubts, please drop us a message on the number given below. Thank you. Now, अब ये second question in which I am going to demonstrate how to solve without knowing the question, just by options. क्या ये पॉसिबल है? डेमोन्स्ट्रेशन देखिए। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर इज नोडल मिनिस्ट्री फॉर ऑल मैटर्स रिलेटेड टू यूनियन टेरिटरी। चलिए मैं मानता हूं कि मुझे पता है कि होम मिनिस्ट्री, आपको नहीं पता होगा। मैं मानता हूं कि ठीक है, मुझे नहीं पता कि ये राइट है कि रॉन्ग है, मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। सेकंड में लिखा हुआ है मीटिंग्स ऑफ HAMC आर चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। अब मुझे यही नहीं पता HMANC क्या है, ठीक है, मैंने क्वेश्चन लगा दिया। अब थर्ड स्टेटमेंट लिखा हुआ है ऑल द 5 UTs विदाउट अ लेजिस्लेचर, अंडमान, चंडीगढ़, दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली एंड लक्षद्वीप हैव द फोरम ऑफ होम मिनिस्टर्स एडवाइजरी कमिटी। अब मुझे ये बताइए कि क्या स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 एक साथ आ सकते हैं क्या? मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर इज नोडल मिनिस्ट्री फॉर ऑल यूनियन टेरिटरीज और ऑल द UTs हैव होम मिनिस्टर्स एडवाइजरी कमिटी। नहीं आ सकते। तो पहले तो मैंने ऑप्शन सी हटा दिया। अब अगर होम मिनिस्टर्स एडवाइजरी कमिटी लिखा हुआ है और ऊपर लिखा हुआ है होम मिनिस्टर्स एडवाइजरी कमिटी इज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, जिसका नाम ही है होम मिनिस्टर्स एडवाइजरी कमिटी, इट विल बी चेयर्ड बाय होम मिनिस्टर। तो ऑप्शन 1 भी चला गया। अब 1 और 3 में से कोई एक करेक्ट हो सकता है ना। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स का आपको पता होगा कि पार्लियामेंट में सरकार के बिजनेस का लेखा जोखा, और पार्लियामेंट्री अफेयर्स इज टुवर्ड्स लेजिस्लेचर ऑफ सेंटर, है ना।
इनका काम आपको जनरली पता होगा, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर, सरकार कैसे चल रही है, पार्लियामेंट में उनका कैसे काम हो रहा है, ये सब चीजें हैं, है ना। जी और लॉ एंड ऑर्डर, यूनियन टेरिटरीज, ये सब चीजें जो है होम मिनिस्टर के पास होती हैं। तो अगर मुझे चुनना है कि पार्लियामेंट्री अफेयर यूटीज का मालिक है कि होम मिनिस्ट्री यूटी का मालिक है, लास्ट में यही निकल के आता है। आपको अगर गेस करना होगा तो आप किसको ज्यादा फेवर करेंगे? सर पार्लियामेंट, सर ये पार्लियामेंट्री अफेयर, यूनियन टेरिटरी जो है वो पार्लियामेंट के अंदर है या एग्जीक्यूटिव के पास है? सर एग्जीक्यूटिव के पास। फिर जब प्रेसिडेंट डायरेक्टली उसको एडमिनिस्टर करते हैं, जी पार्लियामेंट से उसका लेना देना नहीं है, नहीं, जी सर। तो फिर पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री क्या करेगी वहां पे? जी सर। आंसर इज डी। अब ये मुझे कुछ भी नहीं पता, HMAC क्या था क्या नहीं था, थर्ड ऑप्शन से मुझे ये समझ आ जाएगा कि 1 और 3 नहीं होना चाहिए, या तो 1 सही है या 3 सही है, दोनों जगह जहां होंगे वो सही नहीं होगा। और अगर नाम है होम मिनिस्टर्स एडवाइजरी कमिटी, तो चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर कैसे होगा, है ना। जी सर। जी सर। तो ये था कि इसको अगर नहीं भी पता हो तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग, ये भी गलत है ना आपका, हाँ, रिगार्डिंग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। अब मुझे नहीं पता कि बॉम्बे 1688 में बना कि नहीं बना, फॉर एग्जाम्पल, बट बॉम्बे इनको दहेज में मिला था, डाउरी, समवेयर इन द 1700s। यस सर। प्रिंस चार्ल्स ही था ना शायद, नाम नहीं पता मुझे, उनको पोर्चुगल की रानी से दहेज में मिला था ना उनके साथ शादी करने में। जी हाँ सर। एक बार ये फैक्ट चेक कर लेना, नाम वगैरह पता नहीं मुझे, हो सकता है गलत हो जाए, बट इतना जरूर पता है कि इनको बॉम्बे जो है दहेज में मिला था, फिर इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड एनुअल फी पे दे दिया था, है ना। जी तो हाँ जब सर। ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया ही नहीं है, तो फिर उसको वो कॉरपोरेशन कैसे बना देंगे? और ये फैक्ट्स आपको पता है, ये तो आप हर जगह पढ़ते हैं, जी हाँ। और ये ऐसे फैक्ट है कि जो याद भी रह जाता है, अरे यार दहेज में मिला था, बताओ बम्बई इनको, है ना। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नाउ लॉर्ड मेयोज रेजोल्यूशन, बहुत फेमस रेजोल्यूशन है ये, बट इट इज फॉर फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन। सेंटर के बजट से स्टेट के बजट को फ्रीडम दी गई थी, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन के लिए ये मैग्ना कार्टा माना जाता है। 1882 में रिपन का लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का रेजोल्यूशन, रिपन इज नोन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जी हाँ सर। और 1882 में उनका जो है उसको कहते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो 2 भी सही नहीं है। थर्ड में डायरकी सिस्टम में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट दे दिया, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट, सर। सो 3 इज करेक्ट। आंसर इज, जिसमें भी सिर्फ 3 करेक्ट होगा, देख लेते हैं, ओनली 3, ठीक है। आज तक ये जब आपको पॉलिटी पढ़ाई गई थी, यू डोंट रिमेम्बर, आज तक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है किस लिस्ट में है, इवन टिल टुडे इट इज मेंशन्ड इन आइटम नंबर 10 इन स्टेट लिस्ट, है ना। और ये आया कहाँ से है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से ही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को स्टेट लिस्ट में डाल दिया गया था, ठीक है। जी सर। फिर क्वेश्चन 4 भी गलत है, सब्जेक्ट ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट इज डेल्ट बाय। अर्बन लोकल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट कौन डील करेगा? आपने क्या लगाया, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जी सर। ठीक है। 1 और 3 में हमको कंफ्यूजन हो सकता था, लेकिन अर्बन लोकल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर क्या करेगी? अर्बन लोकल एमिनिटीज वगैरह के बारे में वो कर सकती है ना। जी हाँ सर। अर्बन लोकल गवर्नमेंट का जो सब्जेक्ट है वो डील करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो थर्ड ऑप्शन तो होना ही होना चाहिए, जिन जिन में थर्ड नहीं है उसको हटा दीजिए,
इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, बी और सी। ठीक, अब इसके अलावा ऑप्शन में दिया है 1, 2 एंड 3 और 1, 3 और 4। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को क्या मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ? रूरल को कर सकते हैं सर। क्योंकि रूरल डेवलपमेंट और अर्बन लोकल गवर्नमेंट का तो कुछ लेना देना ही नहीं है ना। जी हाँ सर। तो सिर्फ 4 को देखिए एलिमिनेट कर देते हम इस क्वेश्चन में। तो आंसर क्या आ जाता? बी और सी में से, 1, 2, 3 क्योंकि रूरल डेवलपमेंट डिफेंस मिनिस्ट्री पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस कहाँ पर है? गांव में। जी हाँ सर। शेड्यूल 12 में। अर्बन लोकल बॉडीज कहाँ पर है? किचन। यूएलबीज आर इन सिटीज। सिटीज। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की पेरेंट मिनिस्ट्री पंचायती राज मिनिस्ट्री, और काफी सारा काम इनका जो है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री देखती है। इसका काम जी ही है सर। ना भाई। पंचायत कहाँ पर है? विलेजेस में है ना। जी सर। और अर्बन लोकल बॉडीज कहाँ पर होंगी? अर्बन एरियाज में। तो ये दोनों तो आपस में हो ही नहीं सकते थे ना। जी हाँ अब सर। एक लेकिन काम सर कीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तो सर मिनिस्ट्री समझ ऑफ लग। डिफेंस इसलिए है क्योंकि डिफेंस का भी एरिया आप हर शहर में देखेंगे एक कैंटोनमेंट एरिया होता है। हाँ ये सर एमसी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में होता है, लेकिन इसने तो बात। ये जो कैंटोनमेंट एरिया है इसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस चलाती है। जी और ये बाई लॉ होता है, स्टैट्यूटरी। हर शहर में, आप बड़े शहर में देखेंगे आर्मी एयरफोर्स, इनका एक छावनी होती है ना, हिंदी में इसको कहते हैं जी छावनी। क्योंकि इनका काम ही है शहर की सुरक्षा करना, शहर का टेक ओवर ना हो जाए, है ना। तो ये जो कैंटोनमेंट एरिया है, इसके अंदर, ये छावनी के अंदर किसका? डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का अधिकार। ये तो क्लियरली आपके अर्बन लोकल बॉडीज में जो टाइप्स दिए गए हैं उसमें दिया हुआ जी सर। है ना। चलिए, तो आप एक काम करेंगे अभी, पहले तो आप पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज वाले चैप्टर को दोबारा पढ़िए, क्योंकि ये भी अर्बन लोकल विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ अर्बन लोकल डज नॉट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन। आपने इसमें मार्क कर दिया था नगर पंचायत। 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसके लिए है? लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज नहीं, पंचायत एंड अर्बन लोकल बॉडीज। लोकल जी। 73rd अमेंडमेंट पंचायत के लिए, 74th अर्बन लोकल बॉडीज के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो आपने डी कैसे लगाया था? आई थिंक आपने डी लगाया था ना इसका आंसर। मुनिसिपल कॉर्पोरेशन, मुनिसिपल काउंसिल, दीज आर अर्बन लोकल बॉडीज। कैंटोनमेंट बोर्ड, दिस इज बाई पार्लियामेंट्री लॉ। जी तो आप ये दोनों चैप्टर जो है पंचायती राज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाला अभी रिवाइज करेंगे, जी सर। ठीक है। बाकी एक और क्वेश्चन मुझे दिखाना था जो क्वेश्चन से ही सॉल्व हो सकता था, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। नोटिफाइड एरिया कमिटी लिखा हुआ है, अगर आपने नहीं भी पढ़ा हो, बस वैसे डायरेक्ट लक्ष्मीकांत का क्वेश्चन है। नोटिफाइड एरिया, इट इज क्रिएटेड बाय नोटिफिकेशन, सही बात है, तभी इसका नाम है नोटिफाइड एरिया कमिटी। म्युनिसिपैलिटी इज क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ये लॉ से भी नहीं बना हुआ है, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन से भी नहीं बना हुआ है, तो क्या इसकी बॉडी इलेक्टेड होगी कि नॉमिनेटेड होगी? सर नॉमिनेटेड होगी। नॉमिनेटेड। नॉमिनेटेड। जब जब ये इसके बनने के पीछे भी कोई लीगल बैकिंग नहीं है फ्रॉम द पार्लियामेंट और द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज जस्ट बाय एन एग्जीक्यूटिव एक्शन, तो एग्जीक्यूटिव चुनाव क्यों कराएगा, है ना। जी तो सर। ऑप्शन 2 तो नहीं होना चाहिए था, ऑप्शन 2 हटा दिया मैंने, और डी में भी ऑप्शन 2 है तो उसको भी हटा दिया। इट इज अ स्टैच्यूअरी बॉडी क्रिएटेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फास्ट डेवलपिंग। जब बाई नोटिफिकेशन बन रहा है इंस्टेड ऑफ बाई लेजिस्लेशन, सो विल इट बी अ स्टैच्यूअरी बॉडी? नहीं सर। तो यानी कि एक ही ऑप्शन बचता है, ए।
ये सिर्फ ऑप्शन से हो जाता अगर मुझे नोटिफाइड एरिया कमेटी नहीं भी पढ़ा होता तो। ठीक है, तो आपके लिए फिर रिकमेंडेशन है, आज आप पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, चलिए देखिए इस टेस्ट से ये पता लग गया ना कि मेरे इन चैप्टर्स में वीकनेस है बहुत ज्यादा। जी यही इस टेस्ट का पर्पस भी है, टू फाइंड आउट एग्जैक्टली विच टेस्ट इज अ प्रॉब्लम, है ना। सो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड अर्बन लोकल बॉडीज, म्युनिसिपैलिटीज, ये दोनों चैप्टर को आप रिवाइज कीजिए। जी ठीक है, ओके, थैंक यू रोहतास। जी सर, थैंक यू सर। Hello guys, before we start with the discussion, we just want to inform you that we have launched a very special and unique type of program which is called Excel Mains through the previous year's questions. In this program, we are going to cover the entire syllabus of GS paper 1, 2, 3 and 4. The philosophy behind this program is we are going to cover the syllabus not randomly but just by using or referring the previous year's questions themes, and the themes are extracted from the last 40 years of previous year's questions. There will be a live discussion, there will be a answer writing with the mentors, and the second program is the intense answer writing program which is called Samachar Wani Plus, in which there will be a weekly classes on 10 topics which are extremely important from the UPSC mains and prelims point of view. There will be a answer writing, there will be a questions given after each and every class based on those 10 topics. So even if you are a beginner, this is a good opportunity for you to begin with the answer writing. For any further queries or if you wish to talk with a mentor, if you have any doubts, please drop us a message on the number given below. Thank you.